जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मराठास के बारे में। मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना भी इंपॉर्टेंट है उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पीडीएफ है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप दोनों जो हैं जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाए बायलैंग्वेज में। राइट। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने बंगाल, अवध और सिख के बारे में पढ़ लिया। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने सिखों के बारे में पढ़ा था, है ना। उससे पहले हमने अवध के बारे में पढ़ लिया, हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया, बंगाल के बारे में पढ़ लिया। बहुत सारे स्टेट जो है हमने कवर कर लिए हैं। हम बेसिकली टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनल स्टेट्स। राइट। यहां पर हमने सक्सेसर स्टेट्स तो पढ़ लिए। राइट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेबल स्टेट्स में। रेबल स्टेट्स के अंदर हमने सिखों के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मराठास। हम यहां पर पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। देखिए, मराठा एम्पायर की जब हम बात करते हैं, मराठाओं की जब हम बात करते हैं, वैसे तो हम इनके बारे में, इनके जो सबसे मेन लीडर है दैट इज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। राइट। लेकिन हम पढ़ कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास के अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली पेशवा डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जो पेशवा है मराठास के, उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको जो मराठा एम्पायर के बारे में कुछ एक बेसिक बेसिक बातें बता दूं, है ना। एक नींव रख लेते हैं मराठा एम्पायर के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट। तो देखिए, मराठास की अगर मैं बात करूं ना, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो मुगलों को सबसे टफ कंपटीशन देने वाले जो लोग थे ना, जो समुदाय था, दैट वाज मराठा। मराठाओं ने ही कह सकते हैं मुगलों को कड़ी टक्कर दी है, अगर हम हिस्ट्री को अगर ध्यान से पढ़े तो। मराठा जो है बेसिकली सबसे बड़ा रेबेलियन ग्रुप था, विद्रोही ग्रुप था सबसे बड़ा। और ये जो है बेसिकली क्या थे? मुगलों को रिप्लेस कर सकते थे। जैसे मुगलों ने पूरे भारत पर राज किया ना, लगभग पूरे भारत पर, वैसे ही मराठा एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने मुगलों के बराबर जो है क्या मतलब मुगलों के एरिया के बराबर जो है भारत पे क्या किया है? एक तरह से राजपाट किया है। राइट। जब 12 अप्रैल 1660 को 12 अप्रैल 1660 को जब शिवाजी की डेथ हो गई ना, तब उनके जो पोते थे शाहू, जो कि 5वें छत्रपति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनके मराठा के जो किंग थे उनको छत्रपति कहा जाता था। और मुगलों में क्या बोलते थे? मुगलों में एम्परर बोलते थे ना, ठीक है, शासक बोलते थे। वैसे ही मराठाओं में क्या बोलते थे? छत्रपति। तो शिवाजी के जो पोते थे शाहू, जो कि 5वें छत्रपति थे, ठीक है, उन्होंने सब कुछ संभाला। और बेसिकली हुआ क्या था उस टाइम पर? जो मुगल शासक था उनका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या कर रखा था? औरंगजेब ने, देखो, शाहू की डेथ, सॉरी, शिवाजी की डेथ के बाद औरंगजेब ने क्या किया? उनकी पत्नी और उनके जो पोते थे उनको जेल में रखा हुआ था। ठीक है, उनकी जो मदर थी, है ना, उनकी पत्नी, उनको जो है क्या रखा था? जेल में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, उसके बाद जो उन्होंने क्या किया था? सबको रिहा कर दिया था। लेकिन जिस टाइम पर उनको जेल में रखा गया था ना, जिस टाइम इनको जेल में रखा गया था, उस टाइम पे औरंगजेब ये ध्यान रखता था कि भाई इनके जो रीति रिवाज है, जो बिलीफ्स हैं, ठीक है, जो ऑनर है, जो डिग्निटी है, उसको जो है मेंटेन किया जाए। ठीक है, उनकी जो भी इनकी जरूरतें हैं ना, धर्म के हिसाब से या कोई भी चीज की जरूरत हो तो इनकी जरूरतें पूरी की जाए। रीजन बिहाइंड इनको यह था कि भाई शाहू के साथ कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट तो होगा। शाहू के साथ एग्रीमेंट होगा कि भाई जो मुगल हैं वो दक्षिण भारत में अच्छे से जो है राजपाट कर सके और मराठा कहीं ना कहीं उनकी मदद करेंगे। इसी चक्कर में औरंगजेब ने क्या किया था? उनकी जो है सारी जरूरतें पूरी की थी। और 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई, तो औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू को क्या कर दिया गया? जेल से बाहर निकाल दिया गया। राइट। अब जैसे ही शाहू जेल के बाहर आए ना, तो एक सिविल वॉर, कहने ग्रह युद्ध छिड़ गया मराठा एम्पायर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी एक चाची थी, उनका नाम था ताराबाई, जो कि कोल्हापुर में रहती थी। ठीक है, तो उनके चाची के साथ जो है उनका क्या हुआ? गृह युद्ध शुरू हो गया। हालांकि शाहू जो है वो सतारा के राजा थे। सतारा दैट इज इन महाराष्ट्र, सतारा के राजा थे, लेकिन उनका गृह युद्ध किसके साथ चल पड़ा था यहाँ पे? ताराबाई के साथ, जो कि कहां की थी? कोल्हापुर की थी। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आ रही है। देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं हिस्ट्री के अंदर, तो सवाल है कि भाई ये ताराबाई क्यों इतना पंगा कर रही है भाई? राइट। ताराबाई का क्या था? ताराबाई के जो हस्बैंड थे राजाराम, ठीक है, ताराबाई के जो हस्बैंड थे राजाराम, उनकी जब डेथ हुई थी 1700 में,
उनकी जब डेथ हुई 1700 में, उसी के बाद से ताराबाई क्या कर रही थी, मुगलों के खिलाफ जो है ना इन्होंने मोर्चा खोल दिया था। क्यों? अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के लिए। शी वांट्स कि भैया मेरा जो बेटा है शिवाजी सेकंड, वो ही गद्दी पे बैठे अब एंड ऑल, और उसको जो है कोई भी मुगल जो है परेशान वगैरह ना करे। तो इसलिए ताराबाई ने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ क्या कर रखा था, मोर्चा खोल रखा था। तो अगर आप ये सारे संस्थान देखो, ये सारे स्टांस देखो, अगर आप दक्षिण भारत के अंदर मराठाओं का जो है गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, मराठाओं का मुगलों के साथ पंगा चल रहा है, तो जब ये सब चीजें हुई ना, तब यहां से एक नई चीज निकल कर आई, दैट वाज पेशवा, राइट। उस टाइम पर जो राजा थे शाहू, ठीक है, जो छत्रपति थे शाहू, उन्होंने कहा यार भी मैं तो भाई गृह युद्ध में बिजी हूं, ठीक है, ये सब में बिजी हूं, तो अगर मैं खुद बिजी हूं तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, बेसिकली उसको संभालेगा कौन? तो प्रशासन को संभालने के लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया था, एक नया पोस्ट बनाया जिसको कहा गया पेशवा। क्या 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 कहा गया? पेशवा। पेशवा को हिंदी में कह सकते हैं मुख्य प्रधान, या फिर आप बोल सकते हो सीएम, दैट इज चीफ मिनिस्टर। तो पेशवा की पोस्ट इसलिए बनाई गई है, ये एक हल्का सा बैकग्राउंड था जो हमने पहले देखा, भाई एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ढंग से चलाया जा सके, इसलिए पेशवा को बनाया गया। और शाहू ने जो है सबसे पहले जो पेशवा बनाए थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। अब हम ये कह सकते हैं कि मराठा जो एम्पायर है, मराठा जो वंश है ना, अब उसकी जो पूरी पावर है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये अब छत्रपति डिसाइड नहीं करेंगे, बेसिकली डिसाइड कौन करेगा? पेशवा। हालांकि फाइनल साइन तो छत्रपति जी करेंगे, लेकिन वो किसकी रिकमेंडेशन, सलाह किसकी होगी? पेशवा की। इसलिए यहां पर पेशवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट में पॉइंट वही है कि हम कह सकते हैं कि जो मराठा राजा हैं वो सिर्फ अब नाम के राजा हैं, वास्तव में अब वो किसकी सलाह पे चलेंगे? पेशवा की सलाह पर चलेंगे। तो इसलिए हम पेशवा डायनेस्टी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। पेशवा साम्राज्य, पेशवा डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से 1720 के बीच में बैठे हैं गद्दी पर। दूसरे हैं बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740। तीसरे हैं बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761। चौथे हैं माधवराव फर्स्ट, 1761 से 1772। पांचवें हैं नारायण राव सेकंड, 1772 से 1773। उसके बाद जो सिक्स्थ है रघुनाथ राव, 1773 से 1774। उसके बाद सातवें नंबर पे है माधव नारायण सेकंड, 1774 से 1796। और सबसे लास्ट में आते हैं बाजीराव सेकंड, 1796 से 1818। इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव, इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है, आप इनको जो है पॉइंट वाइज जो आप इनको आराम से लिख सकते हैं। कई बार पूछ लेता है कि पहले पेशवा कौन थे, आखिरी पेशवा कौन थे, या फिर कहेगा मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए कौन से पेशवा कब गद्दी पर बैठे थे, ये सब, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जो कि पहले पेशवा थे, और ये पेशवा रहे हैं 1730 से लेकर 1720 के बीच में। आपको बता दूं ये जो है कौन से ब्राह्मण परिवार से बिलोंग रखते थे, तो चित्पवन कोकनस्ट, ठीक है, आप इनका हिंदी में नाम दे सकते हैं यहां पर। इनके ब्राह्मण परिवार कौन सा था? इनका चित्पावन कोकनस्ट, ठीक है, इस परिवार से बिलोंग करते थे। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में एक जगह है सासवड़। क्या नाम है? सासवड़। सासवड़ में इनका क्या हुआ था? बेसिकली जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, 1799 से 1708 के बीच की अगर मैं बात करूं तो एक धन्नाजी जादव थे, धन्नाजी जादव एक मराठा जनरल थे, उनके ये अकाउंटेंट थे, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ जो कि पहले पेशवा थे, वो पेशे से क्या थे? वैसे पेशे से वो अकाउंटेंट थे। किसके अकाउंटेंट थे? धन्नाजी जादव। और कब से कब तक रहे? 1699 से 1708 तक। ये बहुत ही फेमस थे, ये बहुत फेमस थे भाई बालाजी विश्वनाथ। रीजन बिहाइंड इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, ठीक है भाई, कैसे मतलब पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और जो मराठाओं के दूसरे सरदार थे जो कहते थे कि नहीं भाई हमें गद्दी पर बैठना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो ही वाज क्या ना प्रोफिशिएंट कि भाई उनको भी उन्होंने क्या किया? एक्सपेल कर दिया, उनको भी रास्ते से हटा दिया, ठीक है। किसके भी यहाँ पर? शाहू के, क्योंकि शाहू को चिंता रहती थी कि भाई और भी मराठा सरदार खड़े हो रहे हैं तो कुछ तो करो। तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अच्छा, शाहू ने इनको पेशवा कब बनाया था, यानी कि मुख्य प्रधान कब बनाया था? 1713 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शाहू ने क्या किया? जो छत्रपति थे शाहू, उन्होंने एक नया पोस्ट बनाया, उसका नाम था सेना करते। क्या नाम था?
सेना करते, ऑर्गेनाइजर ऑफ द आर्मी, हिंदी में बोलते हैं सेना का संगठन करता। तो शाहू ने क्या किया था, सेना करते नाम की एक पोस्ट बनाई और सेना करते किसको बना दिया, बालाजी विश्वनाथ को। यानी कि बालाजी विश्वनाथ ही क्या थे, पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ ही क्या बन गए, सेना करते। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहू के सेना करते का नाम बताइए, या फिर सीधा ही पूछ लेगा सेना करते क्या होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात, इनका मेन मकसद क्या था, इनका मेन मकसद ये था कि भाई जो मुगलों की जो मुगलों कह रहा हूं सॉरी मराठा उसकी जो आर्मी है, शाहू की जो आर्मी है उसको संगठित करना है, कौन से हथियार कम है कौन से ज्यादा है उन सबको मेंटेन करना है। मीनवाइल जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने क्या किया, मुगलों की जो कमजोरी थी ना उस पर हमला किया। क्या मुगलों की कमजोरी थी, जैसे कि आप लोग लेटर मुगल्स पढ़ चुके हैं, है ना। लेटर मुगल्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि वहां पर राजा जो है वो नाम के राजा रहते थे, वहां के जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जो नोबल लोग थे, सिंपल भाषा में मुगलों के खानदान में जो अमीर लोग थे चलती उन्हीं की थी कि वो अपने हिसाब से गद्दी पर बिठाते थे, कौन सा बंदा गद्दी पर बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा, और वो जो बंदा गद्दी पे बैठता था वो उन अमीर लोगों के हिसाब से ही चलता था। तो ये कमजोरी देख ली थी बालाजी विश्वनाथ ने, इसलिए इन्होंने मेन फोकस मुगलों के राजाओं, मुगल वंश के राजाओं पे नहीं किया है ना, इन्होंने किस पे किया, इन अमीर लोगों पे किया था। क्लियर है इतनी बात तो। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो इनके जो बेटे थे बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को जो है फंक्शनल हेड बना दिया था ऑफिस ऑफ पेशवा का। यानी कि पेशवा का इनका जो ऑफिस था वहां पर अपने बेटे को बिठा दिया कि भैया सारा जो कागजी कार्रवाई है ना वो सारी तुझे देखनी है, ठीक है, क्योंकि भैया वो तो बाहर बिजी थे, कभी किसके साथ मिल रहे हैं कभी किसके साथ मिल रहे हैं, तो ऑफिस का सारा कौन संभालता था, तो बालाजी विश्वनाथ के जो बेटे थे बाजीराव फर्स्ट वही सब कुछ क्या करते थे, संभालते थे। अगर आपको याद हो जुल्फिकार खान, हमने जब लेटर मुगल्स पढ़ा था, लेटर मुगल्स के अंदर हमने पढ़ा था जहादर शाह, याद है जहादर शाह, जहादर शाह जो कि गद्दी पर बैठा था 1712 से 1713 के बीच में। जहादर शाह गद्दी पर बैठा था जुल्फिकार खान की सहायता से ही। जुल्फिकार खान वही नोबल था, अमीर बंदा था, उसने जो है जहादर शाह को गद्दी पर बैठाया था, याद होगा। अब जो बालाजी विश्वनाथ थे वो सक्सेसफुल हो गए जुल्फिकार खान को मनाने में। जस्ट मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया, इन्होंने कमजोरी पकड़ ली थी मुगलों की कि भाई राजा से कुछ नहीं होता, उनके जो नोबल्स हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उनसे मिलो। तो इन्होंने जुल्फिकार खान से मिले, उनको ऐसा मनाया कि भाई दक्कन के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जो है मराठाओं को क्या मिल जाए, चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी। अब आप कहेंगे चौथ और सरदेशमुखी ये वर्ड कहीं सुने सुने हुए हैं, बिल्कुल सही, आप हिस्ट्री का लेक्चर देखिए लेटर मुगल्स, याद है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, उन्होंने तो शुरू किया था चौथो सरदेशमुखी। कुछ अगर मैं हल्का सा ब्रीफ बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि कोई जमीन का टुकड़ा है ना, उसके ऊपर चौथ लगाएंगे यानी कि 25% टैक्स लगाएंगे, और उस चौथ के ऊपर जो और 10% लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सरदेशमुखी बोलेंगे। ये वही है चौथ और सरदेशमुखी, राइट। तो जो बालाजी विश्वनाथ थे ही वाज सक्सेसफुल, कि वो कामयाब रहे कि जुल्फिकार खान को मनाने में कि दक्षिण भारत के अंदर मराठाओं को क्या मिलनी चाहिए, चौथ और सरदेशमुखी, राइट। होगी इतनी बात। दूसरी बात, लेटर मुगल्स के अंदर एक राजा था रफी उद दर्जत, रफी उद दर्जत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई मराठा और मुगलों के बीच में संधि हुई है, ठीक है, और उस संधि के तहत, वो संधि हुई किसके बीच में हुई थी, बेसिकली बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली, बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के बीच में एक संधि हुई थी, ठीक है। हुसैन अली बेसिकली सैयद भाइयों में से एक था। उस संधि के तहत क्या था कि मराठाओं को यह कहा गया कि भाई दक्षिण भारत के अंदर जो 6 प्रांत है ना, 6 प्रांत जो है उनकी आपको क्या मिल जाएगी, उनका जो है आपको चौथ और सरदेशमुखी मिल जाएगा, राइट। जुल्फिकार खान को मनवाया, उसके बाद संधि हुई किस किस के बीच में, बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के बीच में, और उसके बाद मराठाओं को दक्षिण भारत के अंदर 6 प्रांतों की क्या मिल गई, चौथ और सरदेशमुखी मिल गई। बदले में शाहू को क्या देना पड़ा, अब शाहू की तरफ से कौन गए थे, बालाजी विश्वनाथ, तो बदले में शाहू को क्या देना पड़ा, 15,000 घुड़सवार, क्या देने पड़े, 15,000 घुड़सवार, और हर साल वो क्या देंगे शाहू, 10 लाख रुपए नजराना, क्या देंगे, 10 लाख रुपए नजराना। आप लगता है कि यार 10 लाख रुपए मराठाओं को देने पड़ेंगे, अरे भैया 10 लाख रुपए देने के बावजूद वो कमाएंगे कितना टैक्स के रूप में, दक्षिण भारत की जो जमीन है वहां से आप कमाएंगे कितना, तो 10 लाख रुपए बस लग रहा है, लेकिन कमाएंगे इससे 3 गुना 4 गुना, ठीक है।
तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि बालाजी विश्वनाथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मुगलों और मराठाओं के बीच में व्यापार या हम कह सकते हैं संधियां बनवाने में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वही आ गया जो मैंने आपको बताया। ये स्लाइड हम पहले देख चुके हैं लेटर मुगल्स के अंदर कि जुल्फिकार खान ने क्या किया था, सरदेशमुखी और चौथ जो है किसको दे दिया था, मराठाओं को दक्षिण भारत के अंदर। लेकिन कंडीशन यही थी कि भाई जो टैक्स है वो कौन वसूलेगा, पहले दक्षिण भारत के अंदर जो टैक्स कौन वसूलेगा, तो मुगल वसूलेंगे और उसके बाद मराठाओं को जो कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। क्लियर है, ये जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, 1719 में क्या हुआ, 1719 में बालाजी विश्वनाथ ये पहुंचे दिल्ली पहुंचे और किसके साथ, अपनी पूरी एक आर्मी लेकर, राइट। और वहां पर इन्होंने क्या किया, सैयद ब्रदर्स जो थे, सैयद जो बंधु थे, उनकी मदद की। किसमें मदद की, मुगल वंश के एक शासक फारूक शीर को गद्दी से हटवाने में। याद है फारूक शीर 1717 दस्तक कई बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका इलाज हुआ था, बदले में इन्होंने अंग्रेजों को क्या दी थी, दस्तक दी थी, वही है फारूक शीर। तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ दिल्ली पहुंचे अपनी आर्मी लेकर, सैयद ब्रदर्स की इन्होंने मदद की और जिसके साथ इन्होंने क्या किया, फारूक शीर को एक बार गद्दी से हटा दिया था। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई, तो 1720 में हुई। अब बालाजी विश्वनाथ की जो मृत्यु हुई ना, तो इनके बेटे को गद्दी में बिठाया गया और इनके बेटे का नाम था बाजीराव फर्स्ट। बिल्कुल ये वही है जो अभी हमने पढ़ा था कि बेटा मैं तो बाहर रहूंगा, आपको क्या करना है, आपको सारा का सारा क्या संभालना है, ऑफिस संभालना है। तो बाजीराव फर्स्ट कब से कब तक रहे हैं, 1720 से 1740 के बीच में रहे हैं ये। आपको बता दूं शाहू ने क्या किया था, पहले बालाजी विश्वनाथ को बिठाया, उसके बाद उन्हीं के बेटे बाजीराव फर्स्ट को बिठाया, राइट। इसी से क्या बन गया कि भाई जो पेशवा की जो पोस्ट है ना वो हेरिडिटरी बन गई। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि भैया अब वंशानुपात है। मतलब क्या हो गया कि अब पहले बालाजी विश्वनाथ बैठे, फिर बाजीराव फर्स्ट गद्दी में बैठेंगे उनके बेटे, फिर आगे इनके बेटे बैठेंगे, फिर आगे इनके बेटे बैठेंगे, अब आगे बेटे ही बैठते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हेरिडिटरी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, शिवाजी के बाद जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके बाद बाजीराव फर्स्ट जो है ना, गुरिल्ला जो युद्ध नीति होती थी, गुरिल्ला युद्ध नीति, ठीक है। आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। गुरिल्ला युद्ध नीति का सबसे ज्यादा बढ़िया यूज जो किया वो बाजीराव फर्स्ट ने किया। किसके बाद, शिवाजी के बाद। हालांकि पहले शिवाजी करते थे, उसके बाद कौन है, बाजीराव फर्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरिल्ला वारफेयर कुछ नहीं था कि मान लो सामने से भैया बहुत ही बड़ी सेना आ रही है, ठीक है, मान लो 1 लाख सिपाही आ रहे हैं, आपके पास मात्र ही जो है 20 से 30 हजार सिपाही हैं। आप कैसे लड़ेंगे, तो आप जंगलों में छुप के उन पे हमला कर रहे हो, पेड़ों पे चढ़ के उन पे हमला कर रहे हो, है ना। आप पत्थरों के पीछे ढलान ले रहे हो, पत्थरों के पीछे जब छुप रहे हो, पूरी एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, ठीक है। तो इसको शिवाजी के बाद सबसे ज्यादा किसने यूज किया था, तो बाजीराव फर्स्ट ने किया था। दूसरी बात, 1728 में बाजीराव फर्स्ट ने पलखड़ का युद्ध लड़ा था, पलखड़ का युद्ध। और इसमें इन्होंने क्या किया था, जो हैदराबाद का जो निजाम था ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। पलखड़ के युद्ध के अंदर उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के जो निजाम उल मुल्क थे उनको हरा दिया, और उनको हराने के बाद बोला मानो कि भाई मराठाओं के सरदार कौन है, शाहू हैं। समझ रहे हो, यानी कि बैटल ऑफ पलखड़ बेसिकली किसके बीच में हुआ था, एक तरफ था निजाम उल मुल्क और दूसरी तरफ था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट जीता कौन, बाजीराव फर्स्ट। और यहीं से उन्होंने क्या बोला कि भैया मान जाओ कि मराठाओं के सरदार कौन है, तो शाहू हैं, राइट। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है तो देखिए, ये है बैटल ऑफ पलखड़। कब हुआ, 1728 में हुआ। एक तरफ थे निजाम उल मुल्क और एक तरफ थे बाजीराव फर्स्ट, और जीता कौन, बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, इन्हीं के टाइम पर जो बाजीराव फर्स्ट थे, इन्हीं के टाइम पर मराठाओं के जो अलग अलग जो वंशज थे ना, कौन कौन, गायकवाड़, भोंसले, होलकर, सिंधिया, इन सब का कह सकते हो ना एक उद्धार हुआ है। ये इन्हीं के टाइम पर जो है ऊपर निकल कर आए हैं। कौन कौन से, गायकवाड़, भोंसले, होलकर और सिंधिया। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे भी डिटेल में। यहां पर बस आप इनके बस नाम ध्यान कर लो, गायकवाड़, भोंसले, होलकर और सिंधिया। दूसरी बात, जो बाजीराव फर्स्ट थे, इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से सलसाते, बेसिन और चौल, ये जमीनें भी इन्होंने क्या कर ली, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों में हमने पढ़ा है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, एक ना अबिसिनियन मुस्लिम्स थे, सिद्दीस करके नाम था, सिद्दीस, ये मुस्लिम कम्युनिटी थी एक, सिद्दीस,
ठीक है। इन्होंने इनको भी बाहर खदेड़ दिया। कहां से? जंजीरा। जंजीरा जगह थी कहां पर? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर। वहां से इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम थे सिद्दीस, उनको जो है खदेड़ दिया। और जैसे ही इनकी डेथ, जब इनकी डेथ हुई थी 1740 में, तो 1740 आते आते इन्होंने अपने अंडर मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, ये सारे के सारे एरिया किसके कंट्रोल में आ चुके थे? मराठाओं के कंट्रोल में आ चुके थे। क्लियर है? यहां तक बड़ा ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इनके जो गद्दी पर बैठे वो कौन थे? बालाजी बाजीराव। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले बैठे बालाजी विश्वनाथ, फिर बैठे बाजीराव फर्स्ट। अब बाजीराव फर्स्ट के बेटे गद्दी पर बैठेंगे, जिनका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। 18 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे, पेशवा बने थे 1740 में, ठीक है। और इनको बेसिकली कहते क्या थे? नाना साहेब। तो कभी भी आप हिस्ट्री में नाम पढ़े नाना साहेब, तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है? बालाजी बाजीराव की यहां पर बात हो रही है, राइट। इन्होंने भी क्या किया, जैसे इनके फादर ने किया था, बाजीराव फर्स्ट ने मराठा उसका एम्पायर का क्या करवाना, एक्सपेंशन करवाना, विस्तार करते गए मालवा तक, बुंदेलखंड तक, है ना। वैसे इन्होंने भी किया। कहा जाता है कि नाना साहेब के टाइम पे ना, नाना साहेब के टाइम पे मराठास जो है अपने पीक पर थे। क्या अगर क्वेश्चन जैसे हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं ना कि किसके काल में मुगल वंश अपनी चरम सीमा पे था, तो जवाब होता है अकबर। वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई किसके काल में मराठा जो थे वो अपनी चरम सीमा पर थे, ठीक है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? नाना साहेब। तो नाना साहेब के टाइम पे मराठा जो है सबसे टॉप पे चल रहे थे। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नाना साहेब के टाइम पर ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो थे अहमद शाह अब्दाली, राइट, और एक तरफ थे मराठा। लेकिन इस युद्ध के अंदर मराठाओं को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ, एक तरफ मराठा और एक तरफ कौन थे? एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ मराठास। मराठास की तरफ से कौन लड़ रहे थे? सदाशिव राव भाऊ। यहां पर एक गलत है, यहां पर जीते कौन थे? अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध के अंदर जीते थे बेसिकली। क्लियर है इतनी बात? तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपने बारे में, ये तो हम सारे ना युद्ध वगैरह सारे पढ़ते ही हैं, बैटल ऑफ पानीपत मेडिवल हिस्ट्री में भी कवर करेंगे। अहमद शाह अब्दाली की अगर हम बात करें तो इन्होंने दुरानी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? दुरानी वंश की स्थापना की, राइट। उसके बाद मराठास के अलावा जो जाट और जो रोहिला थे और जो अवध के नवाब थे, ये भी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर ना एक कह सकते हो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स थे। भाई इनका भी वहां पर उस टाइम पर क्या चल रहा था? राजपाट चल रहा था। कमाल की बात यह है कि अहमद शाह अब्दाली की मदद किसने करी थी? तो जो रोहिलास थे, ठीक है, जो नवाब अवध थे, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की मदद की, राइट। और 14 जनवरी 1761 को फाइनली क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली जीत गया, ठीक है, पानीपत के युद्ध के अंदर, ठीक है। और जहां पर मराठा उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इवन मराठाओं के 28,000 सैनिक मारे गए। विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, बहुत ही कह सकते हो फेमस जो है ना, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे मराठाओं के। इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी इस युद्ध के अंदर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। और मराठा उसकी हालांकि मदद नहीं की, राजपूतों ने, जाटों ने, सिख्स ने, ठीक है। ये बिना इनकी सहायता से मराठास ने युद्ध जो है ये लड़ा था। क्लियर है? चलिए, आई होप ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे मराठास के बारे में, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हमने पढ़ा क्या क्या है, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये जो है कौन सी ब्राह्मण फैमिली से थे, बेसिकली पहले अकाउंटेंट थे। इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स है वो बहुत ही जबरदस्त थी, राइट। उसके बाद हमने देखा कि इनको पेशवा बनाया गया था, पहले पेशवा थे, शाहू ने इनको बनाया था। सेना करते भी पहले यही थे। अच्छा, इनकी डेथ के बाद जो इनके बेटे बाजीराव फर्स्ट जो है वो गद्दी पर बैठे। और बाजीराव फर्स्ट ने जो है सबसे मेन पलखड़ का युद्ध जीता, है ना, निजाम उल मुल्क के खिलाफ, जो कि हैदराबाद के निजाम थे। अच्छा, इनके डेथ के बाद फिर कौन गद्दी पर बैठे? नाना साहेब गद्दी पर बैठे। और नाना साहेब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था? इन्हीं के टाइम पर पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था, जिसके अंदर क्या हुआ था? मराठाओं की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। क्लियर है? चलिए, आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, ठीक है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि इनकी जो पीडीएफ के अंदर जो पीपीटीज हैं वो हिंदी में भी हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी वर्ड में तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।